अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। ओके, आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ बुक न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम। सो पहले मैंने देखा कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास कुछ ये एक्सप्रेशंस हैं जिसमें मुझे लगा थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने सोचा कि आपको पहले बुक न्यूमेरिकल्स तो करवाने ही है। उससे पहले मैं आपको दो इक्वेशंस, पहले वो दो सवाल करा दूँ। पहले ये तो एक एक्सप्रेस इनको करना जो कि बहुत आसान है, और दूसरा आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स के मतलब आपको उसकी एक्सप्रेशन बनानी है, कन्वर्ट करना है उनको। ठीक है, वो भी करते हैं, उसके बाद बुक न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, केसी में कन्वर्ट करना है और इन दो इक्वेशंस को अपने केपी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, केसी का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। केसी बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये जो सिंबल होता है आपको पता है कंसंट्रेशन के लिए होते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, ये रहे प्रोडक्ट। सिंपल कोफिशिएंट पावर बन जाएंगे, NH3 पावर बन जाएंगे, और H2O की पावर बन जाएगा 4। पावर कोफिशिएंट है 4, इसकी पावर बन गया। और NO2 रिएक्टेंट था, नीचे आ जाएगा। NO2 पावर आ जाएगी 2, एंड H2 इसकी पावर आ जाएगी 7। दैट्स इट। ये आपका केसी की इक्वेशन बन गई। अब केपी की इक्वेशन बनानी है, केपी भी निकालने को बोला है। केपी क्या होता है आपका, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, जिसका आपका फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये रहेगा प्रोडक्ट NH3 कैसे कंसंट्रेशन का यूनिट NH3 पावर बन जाएगी 2 विथ H2O, और H2O की पावर बन जाएगी 2। दैट्स इट। ये बन गया आपका KSP की वो बन गई, इक्वेशन बन गई। ओके, लेट्स कम टू नाउ दिस इक्वेशन। सेम चीज़ फॉर्मूला लिख लेंगे पहले। अब क्योंकि आपके पास क्योंकि थ्योरी के पेपर देना, आपको हर चीज़ लिख के बतानी है, तो मैं भी इधर आपके पास लिख लेता हूँ फॉर्मूला, आपको वहाँ पे लिख के बता देता हूँ। प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ये आपका फॉर्मूला आ गया इसका। प्रोडक्ट क्या था आपके पास, H2O, कोफिशिएंट पावर बन जाएगा, ये H2O इसकी पावर आ गई 2, SO2 पावर आ गई 2, कंसंट्रेशन कोफिशिएंट पावर बन गया, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या था आपके पास H2S, कोफिशिएंट पावर बन गया, डॉट O2 कोफिशिएंट अगेन पावर बन गया। ये हो गया आपका इसका जवाब। ओके, अब केपी निकालनी है। केपी बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के। सॉरी, इंक खत्म हो गई बॉस, कह रहे ब्लैक से लिख देता हूँ, थोड़ा सा तो रह गया। ओके, प्रोडक्ट का पी कंसंट्रेशन के केपी आपके बराबर आता है ये रहा प्रोडक्ट H2O, कोफिशिएंट आपको पता है पावर बन जाता है 2, पावर बन गई, और SO2 वही कोफिशिएंट अगेन पावर बन जाएगा। ये आपके पास आ गई केपी की वैल्यू। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये दो समझ आए होंगे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है। अगर समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट्स में आप फ्रीली बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कमेंट बॉक्स में आपको जवाब ज़रूर दूँ। ओके, लेट्स मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन 2 आपको समझ आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, क्या कह रहा है, राइट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट। आपको कुछ सॉल्ट्स दे दिए गए हैं, आपसे कह रहा है इनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की आप एक्सप्रेशन बनाओ। अब तक आपने जितने भी सवाल सॉल्व किए हैं उसमें आपके पास एक्सप्रेशन बनी हुई आती थी, इक्वेशन बनी हुई आती थी, जिनसे आपने एक्सप्रेशन बनाना होता था, एक्सप्रेशन बनाना होता था, जो कि एकदम इजी काम था। लेकिन अब आपका थोड़ा अपग्रेड हुआ है,
और अब आपको सॉल्ट दे दिया, सॉल्ट से आपने बनानी है एक्सप्रेशन बनानी है। ओके ओके, इन सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको वैलेंसीज याद होने चाहिए कि जैसे मैंने आपको एमसीक्यूज कराते में आई थिंक मैंने आपको बताया था कि आपके पास ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, ग्रुप 7A और कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं कि जैसे कि ये हो गया क्रोमेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, PO4 हो गया, इनकी याद कर लो। हाइड्रोक्साइड OH होता है उसकी -1 होती है वो याद कर लो। वाटर की याद कर लो। और किस किस की होती है, जितने भी ऐसे आपके जिनकी भी -2 जिनकी भी है ना उनकी सबकी याद कर लो। और हाइड्रोजन की याद कर लो +1, ऑक्सीजन की याद कर लो, एक ऑक्सीजन की -2 होती है और वो अकॉर्डिंग टू फिर आप कंडीशन सॉल्व कर लीजिएगा। और ग्रुप 1A की +1 होती है, ग्रुप 1A की याद कर लो। ग्रुप 2A की सब सारे एलिमेंट की +2 आएगी वैलेंसी एक एलिमेंट के लिए, वो याद कर लो। ग्रुप 7A की एक एलिमेंट के लिए आपके पास आएगी -1, वो याद कर लो। तो आपके ये सवाल आपका अल्लाह के हुक्म से सॉल्व हो जाना है। ओके, सॉल्व करते हैं। सिंपल, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सिंपल आप इसको पहले तो BaF2 को सिंपल आप रिवर्सिबल तोड़ो, सिंपल BA में और सिंपल F में। अब F आपको पता है हेलोजन है, पावर कितनी आएगी -1 आएगी। बेरिलियम आपको पता है कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 2A का एलिमेंट है, तो इस पर -2 का चार्ज आएगा। अब आप देखें F यहाँ पे 1 है, यहाँ पे F2 है, सिंपल यहाँ पे 2 लगा दें तो 2 1 जा -2 और ये 2 2 2 मतलब -2 + 2 कट हो जाएंगे, तो मतलब आपकी ओवरऑल चार्ज आ गया इस पे 0 आ गया। यहाँ पे तो ओवरऑल चार्ज 0 ऑलरेडी गिवन है, कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब चार्ज 0 है। तो मीन्स आपने इक्वेशन इसकी प्रॉपर्ली ब्रेक कर ली है। अब आपके पास इक्वेशन आ गई, अब तो आपके पास बहुत ईजी हो जाएगा। KSP का फॉर्मूला आपको पता है, KSP बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के। ओके, एक्सप्रेशन बनेगी सबसे पहले BA बेरिलियम, कोई कोफिशिएंट नहीं है इसके पास, तो ये सिंपल बेरिलियम बन जाएगा। ओके, और अब आप फ्लोराइड लिखेंगे, फ्लोराइड का कोफिशिएंट 2 है, मतलब इसकी पावर बन जाएगा। ओके ओके, तो ये आपके पास होगा इसका जवाब। मेन काम क्या था, ये था सॉल्ट को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना। ठीक है, Li लिथियम क्रोमेट है, C2O4 रिवर्सिबली कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले सिंपल लिथियम लिखो, सिंपल क्रोमेट लिखो कि जैसे कि मैंने आपको बताया क्रोमेट की कांस्टेंट होती है -2, लिथियम की ग्रुप 1A का एलिमेंट है +1 होगी, सिंपल लिख लिया। अब देखो एटम बैलेंस है या नहीं है, इधर 2 लिथियम है, इधर एक लिथियम है, यहाँ पे 2 लगा के इसको बैलेंस करो। अब चार्ज देखो 2 1 सा +2 -2, ओवरऑल चार्ज 0 हो गया। इसके ऊपर तो ऑलरेडी ओवरऑल चार्ज 0 था, तो 0 बराबर आ रहा है 0 के, मतलब आपकी इक्वेशन आपके पास है बैलेंस्ड। अब KSP का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, KSP बराबर आएगा प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के। अब सिंपल लिथियम आएगा, सबसे पहले कोफिशिएंट है, पावर बन जाएगा, और C2O4 -2, ये बन गई आपके पास की एक्सप्रेशन, ये आपका हो गया इसका जवाब। बस आपको इसको सॉल्ट से एक्सप्रेशन बनानी, इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। उसके लिए आपके पास सिंपल आपको बैलेंसेस याद करनी है। सिंपल आपने उसके लिए बैलेंसेस याद करनी है, तो आपके लिए काम हो जाएगा बहुत आसान। ओके, लेट्स मूव टू मैग्नीशियम कार्बोनेट। सिंपल पहले तो मैग्नीशियम कार्बोनेट लिख लो, फिर इसको रिवर्सिबली तोड़ दो, सिंपल मैग्नीशियम में और सिंपल कार्बोनेट में। अब कार्बोनेट में आपको पता है क्या होता है, -2 चार्ज होता है, कांस्टेंट होता है इसका। तो मैग्नीशियम ग्रुप 2A का एलिमेंट है, +2 आएगी, -2 + 2 0 हो जाएगा ओवरऑल चार्ज, इसका भी ओवरऑल चार्ज 0 है। KSP बराबर आ जाएगा किसके, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के, फॉर्मूला है इसका ये। और अब इसकी एक्सप्रेशन बना लो, बहुत ईजी है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं आया इस दफा। ओके, तो Mg +2 और CO3 -2, ये बन गई आपके पास इसकी एक्सप्रेशन। लास्ट क्वेश्चन, Ag3PO4 सिल्वर फॉस्फेट। सिंपल पहले तो रिवर्सिबल रिएक्शन की तो टूटेगा ये सिंपल सिल्वर में और सिंपल फॉस्फेट में, और फॉस्फेट का -3 चार्ज होता है, कांस्टेंट है। सिल्वर का
एक सिल्वर का +1 होता है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, मतलब +1 होता है एक का। अब बैलेंस नहीं था, 3 लगा के इसको मैंने बैलेंस किया, तो 3 1 3 -3 +3 कट आउट हो गए, ओवरऑल चार्ज 0, ओवरऑल चार्ज 0 है। मीन्स इक्वेशन आपने प्रॉपर कट की है, प्रॉपर बनाई है मतलब। अब केएसपी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। केएसपी बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के, क्योंकि तो आपके पास आएगी कोफिशिएंट 3 है, मतलब पावर बनेगी 3, Ag+1 पावर 3 डॉट PO4 -3। तो ये आपके पास बन गई, सॉरी वापस लिख लेते हैं कि मैं बॉक्स बना सकूं ना प्रॉपर। PO4 का आपके पास अंदर आ गया -3, ये आपके पास बन गई इसकी इक्वेशन। ओके, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आए होंगे और आपको लेक्चर्स मेरे पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पसंद आ रहे हैं लेक्चर, कुछ समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू अवर मेन पार्ट, न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, हम हमारे बुक न्यूमेरिकल नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में लिख चुका हूँ, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एट 444 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का कोई काम नहीं है इस रिएक्शन में। ये बात याद रखिएगा कि केसी का इस चैप्टर में टेम्परेचर का कोई भी काम नहीं है। ठीक है, इसको स्किप करें। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडाइड इज परफॉर्म्ड इन अ सील्ड वेसल ऑफ वन डायमीटर क्यूब। अब आपको इक्वेशन दे दी, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन कन्वर्ट विच इज फॉर्मिंग 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। और फिर आपसे कह रहा है इफ़ द इक्विलिब्रियम कंटेन्स 1 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ I2 एंड 7 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, कैलकुलेट। ए पार्ट में कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बी पार्ट में कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडाइड। ओके, डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले डेटा में हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। H2 की हमारे पास गिवन है 1 मोल, आयोडीन की गिवन है 1 मोल, हाइड्रोजन आयोडाइड की गिवन है 7 मोल। और हमें इसका निकालना है केसी। इनिशियल कंसंट्रेशंस भी लिख लेते हैं। H2 की निकालनी है, I2 की निकालनी है। ओके, सोल्यूशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन में हम लिखेंगे, इक्वेशन आ जाएगी हमारी, फिर केसी का फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि केसी हमारे पास बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। ओके, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। तो फिर हम इसको पहले हम इसकी एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्सप्रेशन में सबसे पहले आपके पास आएगा HI आएगा। अब आपके पास 2 कोफिशिएंट गिवन है, तो कोफिशिएंट आपकी पावर बन जाता है। और नीचे आपके ऊपर H21 एंड I2 में आपके पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो वो सिंपल आपके पास H2 और I2 आ जाएगा। ओके, अब HI के अंदर HI की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास 7 मोल्स मैंशनड है डेटा में, तो हमारे पास 7 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और नीचे 1 सा चल रहा है, तो आपका टोटल जवाब आ जाएगा 49। ओके, अब आप कहेंगे कि इसमें मैंने कोई यूनिट क्यों नहीं लगाया। ओके, अब आप वापस से इक्वेशन की तरफ आ जाएं। तो इक्वेशन में आप देखें, ऊपर आपके पास HI के 2 मतलब 2 की पावर है, मीन्स आपके पास 2 मोलैरिटीज़ ऊपर है, और नीचे H2 का 1 मोलैरिटी, I2 की 1 मोलैरिटी। तो 2 मोलैरिटी आपके कट जाएंगी 2 मोलैरिटी से, तो आपका यूनिट इसमें नहीं आएगा। अच्छा, अब जो इसका मेन पार्ट है इनिशियल कंसंट्रेशंस निकालना, उसके लिए हम बनाएंगे आइस टेबल। आइस टेबल का यूज़ करेंगे। आइस टेबल में आई हमारा होता है फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन, सी होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, एंड ई होता है आपका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। ओके ओके, अब हम वापस इक्वेशन हमने जो लिख ली है, H2 प्लस I2 कन्वर्टेड इनटू 2HI। तो मैं इनिशियली कंसीडर कर लेता हूँ कि मेरे पास H2 की A अमाउंट गिवन है, I2 की B अमाउंट गिवन है, और इनिशियली आपको पता है प्रोडक्ट तो 0 होता है। तो अब हम आ जाते हैं चेंज इन इक्विलिब्रियम पे। तो आपको पता है जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होगा, तो हाइड्रोजन की कुछ ना कुछ अमाउंट तो कम होगी, जो कि आपकी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होनी है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ A माइनस एक्स, क्योंकि A मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट कटेगा, जो अमाउंट X अमाउंट कट रही है, तो मैंने उसको माइनस एक्स कर लिया। ओके, अब B अब नीचे आ जाते हैं, सॉरी,
अब I2 की बात करते हैं, I2 में भी हम कर देंगे B माइनस एक्स, ओके, क्योंकि कुछ ना कुछ आयोडीन की अमाउंट भी कटेगी, कंसीडर कर लेते हैं वो हमारे पास जो अमाउंट है वो एक्स अमाउंट है, तो हम यहाँ तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा B माइनस एक्स, ओके। अब हाइड्रोजन आयोडाइड की जो हम कंसीडर करते हैं एक्स अमाउंट हमारे पास फॉर्म हो जाएगी, और ऊपर क्योंकि 2 हमारे पास कोफिशिएंट गिवन था तो नीचे भी 2 कॉपी होगा, ओके। फिर हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन थी 1, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन थी 1, और हाइड्रोजन की 1 थी, आयोडीन की भी 1 थी, और हाइड्रोजन आयोडाइड की आपके पास थी 7, ओके। अब मैं लिख लूँगा, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस एक्स बराबर 1, क्योंकि हम देखो हम यहाँ पे चल रहे हैं सीक्वेंस में, पहले इनिशियल आई, फिर चेंज इन कंसंट्रेशन आई, फिर आपके पास इक्विलिब्रियम आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्योंकि सब सीक्वेंस चले तो चेंज पहले चेंज आएगा, फिर वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा ए माइनस एक्स आपका बराबर आएगा 1 के, बी माइनस एक्स आपका बराबर आएगा 1 के, और 2x बराबर आएगा आपके 7 के। सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x आपका बराबर आएगा 7/2 के, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इक्विलिब्रियम पे a माइनस एक्स बराबर आएगा 1 के, और b माइनस एक्स बराबर आएगा 1 के, और 2x बराबर आएगा 7 के, ठीक है। लिख सकता हूँ बिल्कुल क्योंकि सीक्वेंस चल रहा है, a बराबर आएगा इसके तो ये बराबर आएगा इसके। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, कैसे, लाइक दिस, x बराबर आएगा 7 डिवाइडेड बाई 2, तो x की मेरे पास वैल्यू आ गई है 3.5 मोल्स। अब सिंपली इस x को पुट कर दो इसमें, हाइड्रोजन के लिए a माइनस एक्स बराबर आएगा 1 के, x फिर माइनस हो रहा है वहां जाके प्लस हो जाएगा, ये 1 प्लस 3.5 बराबर आएगा 4.5 मोल्स के, ओके। एंड फॉर आयोडाइड a माइनस एक्स, सॉरी बी है, आयोडाइड के लिए हमने कौन सी टर्म यूज की थी, बी यूज की थी, आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, एक्स वाई यूज कर लें, पी क्यू यूज कर लें, आर एस यूज कर लें, b माइनस एक्स बराबर आएगा 1 के, x यहाँ पे माइनस हो रहा है वहां जाके प्लस हो जाएगा, 3.5 प्लस 1 बराबर आ गया 4.5 मोल्स ऑफ H2, ओके। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1 हो गया कंप्लीट, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, मेरे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसे लेक्चर लाता रहूँ, ठीक है। Okay, students, let's come to our next question. Lead fluoride BPF2 is a high melting white solid used in glass coating to reflect ultraviolet rays, मतलब infrared rays। ये उसका लेड फ्लोराइड का एक यूज गिवन है, ना पढ़े तो कह रहा है। मेन क्वेश्चन हमारा ये है मेन, लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, लेड फ्लोराइड का उन्होंने हमें नाम दिया भाई ये आगे यूज हो सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री की हिस्ट्री में जब भी कंपाउंड का नेम गिवन होता है हमेशा उसका मॉलिक्यूलर मास कहीं ना कहीं घूम फिर के यूज हो ही रहा होगा। तो आप कभी भी किसी न्यूमेरिकल में कहीं नाम पढ़ लेना, थोड़ा सा उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ओके। Its solubility in water at 25 degree Celsius is 0.58 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। मींस उस कंपाउंड की जो सॉलिबिलिटी हमें दे दी गई है 0.58। अच्छा, इन केस में कि न्यूमेरिकल्स में हमारे पास टेंपरेचर का कोई काम नहीं है तो टेंपरेचर को भूल जाओ,
कैलकुलेट इट्स केएसपी, मतलब हमें केएसपी निकालनी है और एटॉमिक मास हमें लेड का और फ्लोराइड का हमें एटॉमिक मास दे दिया गया है। ठीक है, सवाल समझ गए कि आपको सॉल्युबिलिटी गिवन है लेड फ्लोराइड की और आपको उसकी केएसपी निकालनी है। ओके, बता डेटा बनाते हैं इस क्वेश्चन का। ओके, सबसे पहले क्या गिवन है? सबसे पहले हमारे पास गिवन है इसकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी गिवन है 0.58 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, लेकिन आपको पता होगा सॉल्युबिलिटी का जो मेन हमारा यूनिट होता है वो हमारे पास ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब थोड़ी होता, वो तो हमारा मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। तो उसको हमें ग्राम से लेके जाना पड़ेगा मोल में। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, आपके पास नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला है ग्राम व्हिच मींस मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो सिंपली आप इस मास को यहां पे रखें 0.58 और मॉलिक्यूलर मास क्या था इसका, इन्होंने हमें कंपाउंड का नेम इसलिए मेंशन किया था ताकि हमसे ये करवा सकें। ओके, एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो उसका मॉलिक्यूलर मास आ रहा है फ्लोराइड का 19 into 2 30, फ्लोराइड का 32 हो गया और लेड का हमने इसमें ऐड कर लिया 207। तो ये हमारे पास आ रहा है 245 0.58 डिवाइडेड बाय 245। तो ये हमारा जवाब आ गया है इसका 2.3 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। डेटा में भी लिख लेते हैं दफा। इस सॉल्युबिलिटी जो जवाब नहीं आई है वो हमारे पास आई है 2.3 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी। अब हमें निकालनी है केएसपी। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट, सॉरी डेटा कंप्लीट। सॉल्यूशन पे आते हैं। आपको पता है जो केएसपी है उसका फॉर्मूला होता है केएसपी बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के प्रोडक्ट। अब आप लेफ्ट फ्लोराइड को तोड़ेंगे, इक्वेशन बना लेते हैं, इन्होंने गिविंग नहीं की लेकिन हम बना लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू। लेड, अब लेड आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट, एक डी ब्लॉक एलिमेंट है इसलिए इसकी +4 भी आ सकती है -4 भी आ सकती है। तो इसको इसको एक मिनट के लिए आप छोड़ें, पहले आप सिर्फ लेड और ऐसे फ्लोराइड लिखें। अब फ्लोराइड आपको पता है हेलोजन है और हेलोजन की वैलेंसी होती है -1। तो सबसे पहले अगर एक -1 लिख लिया हमने प्लस लगा ले बस। अब तो यहाँ पे अब 2f है, यहाँ पे 2 लगा ले बैलेंस करने के लिए और यहाँ पे 2 वन सा -2 हो रही है वैलेंसी, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप लगा दे +2। तो इस तरह की वैलेंसीज हो गई, बैलेंस हो गई। ओके, तो आपके पास इस तरह के नंबर ऑफ प्रोडक्ट आ गए, कोफिशिएंट्स आपको पता चल गया कि इसके अंदर कोई कोफिशिएंट यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, इस तरह आपको प्रॉपर्ली खुल गई है। अब यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखना बहुत आसान है, कि इसकी बराबर आ जाएगा प्रोडक्ट के Pb+2 और फ्लोराइड 2f इनवर्स और सब कोफिशिएंट बन जाएगा पावर। अब एक मिस्टेक हो गई है, इधर चीज भूल गया मैं, इधर चलो यहीं पे निकाल देता हूँ। ये तो बिल्कुल सही लिखा है लेकिन इससे पहले हमें आपको एक और चीज समझानी थी आपको ना। देखें, जब f के आप कंसीडर करें कि x अमाउंट ऑफ आपके पास ये था, उससे आपका x अमाउंट ऑफ लेड फॉर्म होगा और ये भी x अमाउंट फॉर्म होगा, लेकिन क्योंकि अब कोफिशिएंट 2 है तो यह तो 2x फॉर्म होगा। समझे, आपके पास x अमाउंट ऑफ लेड फ्लोराइड गिवन थी, उससे उसका रिएक्शन हुआ, उससे x अमाउंट ऑफ लेड बन गया और x अमाउंट ऑफ ही फ्लोराइड बना। तो कोफिशिएंट 2 था तो मैंने अभी कोफिशिएंट 2 लिख दिया। अब इसका फार्मूला मैं लगा सकता हूं आराम से केएसपी वाला, प्रोडक्ट्स के बराबर की कंसंट्रेशन के बराबर था, लेड आ गया और फ्लोराइड आ गया f इनवर्स और ऊपर 2 चल रहा है। अब
अब मैं यहाँ पे अब क्योंकि मेरे को कंसीडर x x कंसीडर किया ही इसलिए था कि ताकि मैं यहाँ पे रख सकूँ उसको। अब लेट की जगह मैं x कर दूंगा और डॉट लगा के मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2f का स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट का 2 था, यहाँ पे लगा दूंगा मैं 2x का स्क्वायर। इधर आ जाते हैं। ओके, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे x डॉट 4x स्क्वायर हो जाएगा। और जब भी बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये 1 था, ये 2 था, 2 + 1 3, तो यहाँ आपके पास आ गया 4x3। अब x, ये x क्या है? ये x है आपके पास सॉलिडिटी जो आपने मोल पर डेसिमल क्यूब में निकाल ली थी। अब यहाँ पर x की वैल्यू आप पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या थी? 2.3 एक्सपोनेंट -3 का क्यूब। कैलकुलेटर में जाएगी वैल्यू क्यूब, तो ये आपके पास आ गया है 4 into 1.32 एक्सपोनेंट -8 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। ये आपके पास क्या आंसर आ गया? 5.30 और इसका यूनिट बनेगा, मिनट के यूनिट्स का बनेगा ये 1 और ये 2 मोल क्यूब पर dm9। ये बन गया आपका केस बी का यूनिट। ये कैसे बना? मैं वापस इक्वेशन की तरफ गया। एक लेड का मोलैरिटी होगा, अब दो क्लोराइड का 2m होगा, मींस m का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपके पास m3 हो जाएगा। और m3 आपको, अगर आप m3 को ओपन करेंगे तो ये आपका मोल क्यूब m3 भी ले सकते हैं, मोल क्यूब और dm9 भी ले सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमसे कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2.4 एक्सपोनेंट -4 मोलैरिटी फॉर मोलैरिटी बाय मोलैरिटी ऑफ calcium nitrate and 300 centimeter cube of 4.5 exponent -2 molarity of potassium chromate will calcium carbonate precipitate upon cooling to 25 degrees Celsius if Ksp of calcium carbonate at 25 degrees Celsius is 3.8 exponent -9। ओके, इस क्वेश्चन में से कह रहा है आपके पास दो बीकर्स थे, इधर बनाता हूं, आपके पास दो बीकर्स थे, एक में आपके पास था कैल्शियम नाइट्रेट जिसकी आपके पास आपको मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, और दूसरा बीकर था आपके पास जिसकी कौन सा था? पोटेशियम कार्बोनेट जिसकी आपके पास मोलैरिटी भी गिवन है, जिसके आपके पास वॉल्यूम भी गिवन है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये दोनों थे। अब वो कह रहा है आपने इन दोनों को मिलाया, एक तीसरे कंटेनर में डाला, जब आपने ये रिएक्शन करवाया तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। जब ये दोनों मिले तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। जब कैल्शियम कार्बोनेट बना तो उसकी जो Ksp की वैल्यू है वो है 3.8 एक्सपोनेंट -9। अब वो आपसे ये कह रहा है कि आप उसे बताएं कि इसकी जो प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं बनेंगे। सिंपल आपको ये चेक करना है। ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है? इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि जैसे आप देख सकते हैं कि कैल्शियम ये रहा, कार्बोनेट ये रहा, कैल्शियम यहाँ से आएगा, कार्बोनेट यहाँ से आएगा। तो सबसे पहले आपने निकालना पड़ेगा आयोनिक प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? सबसे पहले आप निकालेंगे वैल्यू ऑफ कैल्शियम इस कंपाउंड की और वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बोनेट इस कंपाउंड की, फिर आप दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। आपके पास जो भी जवाब आएगा आप तो जवाब को कंपेयर करेंगे इससे। अगर आपके पास जो जवाब आया है वो अगर आपके पास जवाब बड़ा है तो मतलब पीपीटी बनेगी, प्रेसिपिटेट बनेगा, और अगर आपके पास वो जवाब इसके कंपैरिजन में छोटा है तो मतलब आपका पीपीटी नहीं बनेगी। बस यही आपको इस सवाल के अंदर करना है। ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। डेटा बना लेते हैं। ओके, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 जो गिवन है 200 सेंटीमीटर
वॉल्यूम गिवन है और आपके पास गिवन है मोलैरिटी गिवन है 2.4 एक्सपोनेंट -4m और आपके पास दूसरे कंपाउंड की वॉल्यूम गिवन है वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट जो आपके पास है 300 सेंटीमीटर क्यूब और उसकी जो मोलैरिटी आपके पास गिवन है वो है 4.5 एक्सपोनेंट -2m मोलैरिटी। ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी पीपीटी कैल्शियम कार्बोनेट की पीपीटी बनेगी या नहीं और इसकी केएसपी भी दे दी। केएसपी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 3.8 एक्सपोनेंट -9 ये आपको गिवन है। ओके, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे और आयनिक प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें इसमें से कैल्शियम के नंबर निकालने पड़ेंगे और हमें इस वाले कंपाउंड से कार्बोनेट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस में से प्रॉपर्ली इसकी वो निकालनी पड़ेगी कि प्रॉपर ये है क्या, प्रॉपर इसके नंबर ऑफ आयन तो प्रॉपर हमें ये निकालना पड़ेगा। तो क्या कैसे निकालेंगे? कैल्शियम नाइट्रेट तो तोड़ देंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये टूट जाएगा पर कैल्शियम और सिंपल पहले तो नाइट्रेट में टूटेगा। नाइट्रेट पे आपको पता है -2 चार्ज आता है और कैल्शियम पे आपके पास आता है +2 चार्ज। बस इसकी बस इतना काफी है। अब ये आपने तोड़ लिया, तो अब आप क्या करेंगे? अब आपने निकालनी है वैल्यू ऑफ कैल्शियम। तो क्या करेंगे आप सबसे पहले? अब आप इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे वैल्यू ऑफ कैल्शियम क्योंकि बराबर आती है वैल्यू ऑफ सॉरी जो है क्या बराबर आएगी वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ फाइनल फिगर। जो फाइनल फिगर इसकी वॉल्यूम आएगी टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय इट्स मोलैरिटी। ओके, वैल्यूज पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट कितनी है? 200 और टोटल वॉल्यूम 200 प्लस करेंगे 500 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू क्या थी? 2.4 एक्सपोनेंट -4। पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में जाएगी 200 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 2.4 एक्सपोनेंट -4 तो ये आपका आ जाएगा 9.6 एक्सपोनेंट -5। क्या आ गया आपके पास टोटल वैल्यू ऑफ कैल्शियम। अब सेम करेंगे विद कैल्शियम विद पोटेशियम क्रोमेट के साथ। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। वैल्यू ऑफ पोटेशियम निकालनी है तो हम निकालेंगे, यहां पर रखेंगे, रब कर देता हूं। वैल्यू ऑफ पोटेशियम बराबर आएगी आपके पास वॉल्यूम ऑफ दिस कंपाउंड पोटेशियम क्रोमेट सॉरी पोटेशियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। आपको जो बीकर का आएगा फाइनल बीकर का टोटल वॉल्यूम जो है और सॉरी टोटल वॉल्यूम ऑफ दोनों के बाद दोनों का ऐड करना जो कंपाउंड आपका बन गया ना तो टोटल वॉल्यूम है वो और जो इसकी वैल्यू आई है जो आपके पास की मोलैरिटी गिवन है। ओके, वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट 300 टोटल 500 है और इसकी जो m की वैल्यू गिवन है वो आपके पास है 4.5 एक्सपोनेंट -2। सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में जाएंगी। 300 divided by 500 multiplied by 4.5 exponent -2 तो ये आपके पास आ गया है 0.027
अब जैसे कि मैंने आपको बताया था आयोनिक प्रोडक्ट निकालना है, तो आयोनिक प्रोडक्ट निकालने के लिए जो दो वैल्यूज हमारे पास आई है दोनों की मल्टीप्लाई मींस वैल्यू ऑफ कैल्शियम मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ कार्बोनेट पुट कर देंगे 9.6 एक्सपोनेंट -5 मल्टीप्लाई बाय 0.027, तो आपके पास इसका जवाब आएगा 9. ओके, ये आपके पास जवाब आ रहा है 2.5 एक्सपोनेंट -6। अब आपने इस जवाब को कंपेयर करना है अपने गिवन किसी वैल्यू से। ओके, आपने देखना है दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में छोटा कौन है। ओके, आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू का अगर आप एक्सपोनेंट देखें तो ये -6 और ये -9, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि इसमें से बड़ा कौन सा है। अब रिजल्ट की बात है, -6 बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो मींस तो मतलब आपका जो प्रेसिपिटेट थे कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेसिपिटेट sorry precipitate will form। ओके, अब आपको एक और चीज बताता हुआ जाता हूं मैं कि अगर केएसपी की जो वैल्यू है जैसे कि इससे पहले स्टार्ट लेता हूं, आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू अगर केएसपी से ज्यादा है तो आपका कंपाउंड कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड कंपाउंड। सुपर सैचुरेटेड कंपाउंड और पीपीटी, जिसको हम प्रेसिपिटेट की शॉर्ट फॉर्म पीपीटी, विल बी फॉर्म्ड। और अनदर केस, अगर आपके पास केएसपी की वैल्यू ज्यादा आ जाती है इन केस एज कंपेयर टू आयोनिक प्रोडक्ट, तो वो आपका कहलाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड और एंड पीपीटी विल नॉट फॉर्म। ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाली लाइंस, ये बस मैं आपको ना ये चीज है, मैंने आपको बताया ये चीज आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमने जो आयोनिक प्रोडक्ट निकाला, फिर हमने कंपेयर किया और फिर मैंने आपको बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट पीपीटी बनाएगा नहीं बनाएगा। इसका मकसद क्या है कि हमने मैंने कंपेयर कैसे बताया कि ये ज्यादा थी तो मैंने बोला भाई पीपीटी बनेगा। मैं बस आपको इसकी ये मैं आपको इन डेप्थ थोड़ी सी इसकी नॉलेज दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में थोड़ा कॉन्सेप्ट बन जाए, आपको थोड़ा देर तक याद नहीं चीजें ना। और तीसरी कंडीशन होती है अगर आयोनिक प्रोडक्ट और केएसपी दोनों बराबर आ जाए, तब आपका जो कंपाउंड बनता है वो आपका होता है सैचुरेटेड कंपाउंड और पीपीटी विल नॉट बी फॉर्म। ओके, उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, जो मैंने ये तीन चीजें आपको समझाई हैं और ये सवाल कैसे हुआ वो भी आपको समझ आ गया होगा। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। ओके, लेट्स मूव टू अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, लेट्स मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन ये करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ कलरलेस गैस prepared by reacting H2 and I2। मींस हाइड्रोजन आयोडाइड एक गैस है, वो फॉर्म हुई है, आपने जब रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन को आयोडाइड से, इक्वेशन दे दी है। इन एन इक्विलिब्रियम पे स्टडी की और देखेंगे और हमें पता चला कि 1 to मोल्स ऑफ बोथ हाइड्रोजन एंड आयोडाइड एक फ्लास्क में इंजेक्ट किए गए थे, रखे गए थे, जिसकी वॉल्यूम आपके पास थी 1000 सेंटीमीटर क्यूब थी उसकी। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ 440 डिग्री सेल्सियस पे, जब तक इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, किसी की आपकी जो वैल्यू आई वो थी 49। और अब आपने क्या करना है, अब आपने निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ऑफ H2 I2 एंड HI। समझ गए कि आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशंस गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और आपके पास आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस निकालनी है। ओके, डेटा बनाते हैं। डेटा बनेगा सबसे पहले
आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशंस गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशंस H2 की जो है 1.2 मोल्स और I2 की भी इतनी है 1.2 मोल्स। वॉल्यूम के मैंने इसके अंदर ये प्लेस किए गए थे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम डेसीमीटर क्यूब में ले जाएंगे तो हम डिवाइडेड बाय 1000 लेंगे, ये आपका आ जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब। पहले भी बहुत दफा समझा चुका हूं कि जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जाते हैं तो छोटे को यूनिट बहुत छोटा करते हैं, और मुझे पता था सर कन्वर्जन फैक्टर 1000 है, तो मैंने 1000 को 1000 से डिवाइड कराया तो मेरे पास जवाब आ गया 1 डेसीमीटर क्यूब। तो अगर वॉल्यूम सॉल्व हो गई, अब हमें निकालनी है इक्विलिब्रियम पे सी कंसंट्रेशंस, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशंस किसके निकालनी है, हाइड्रोजन की, आयोडीन की और हाइड्रोजन आयोडाइड की। फिर डेटा बना लिया हमने, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं इसकी, H2 प्लस I2 कन्वर्ट होगा 2HI में, और ओके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं आइस टेबल। क्या कहते हैं, आइस टेबल। आइस टेबल में क्या होता है हमारे पास आई, सी और टी। आई मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, सी मतलब चेंज कम्स इन रिएक्शन, और सी मींस होता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। ओके, इनिशियल कंसंट्रेशंस हमारे पास गिवन थी इस दफा हाइड्रोजन की 1.2 और इनिशियली आपको पता है हाइड्रोजन आयोडाइड का आपके पास 0 होगा। ओके, जब आपके रिएक्शन में चेंज आएगा आपको पता है कुछ ना कुछ हाइड्रोजन में कमी आएगी, तो वो जो कमी आएगी हम उसको X से डिनोट कर देते हैं, और यहाँ पर भी आयोडाइड में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी तो उस कमी को भी हम X से डिनोट कर लेते हैं, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको X से डिनोट कर लेते हैं। और लेकिन यहाँ पर क्योंकि कोफिशिएंट 2 गिवन है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x, और इक्विलिब्रियम पे हमें इसे निकालना है। ओके, तो अब हम यूज करेंगे, हमें क्योंकि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है जो कि हमारा होता है ये केसी। ओके, अब केसी का फॉर्मूला आपको पता है, रिएक्टेंट्स सॉरी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट divided by reactant, concentration of product divided by concentration of reactant। ओके, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस क्या है आपके पास, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपके पास 2x है। ओके, इक्वेशन पे आते सबसे पहले हम जो प्रोडक्ट लिखेंगे इक्वेशन को देखते हुए लिखेंगे 2, इसकी कोफिशिएंट है पावर बन जाएगा, HI की पावर बन जाएगा 2, और सॉरी ये H2 ऐसे आ जाएगा और I2 भी ऐसे आ जाएगा। ओके, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये चेंज वैल्यू क्योंकि इक्विलिब्रियम पे निकालना है, इनिशियल डायरेक्ट इनिशियल तो नहीं यूज करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप चले तो ये वाली वैल्यूज यूज होंगी। तो ये तो प्रोडक्ट की आ जाएगी वैल्यू 2x का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय HI की कंसंट्रेशन 1.2 माइनस x, और I की कंसंट्रेशन जो है यही है 1.2 माइनस x। ओके, अब मैं देख रहा हूं यहाँ पे दोनों सेम है तो क्यों ना इसको एक ही कर दिया जाए। इसको मैं एक करूंगा थ्रू द फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस, और आपने ये पढ़ा होगा होल स्क्वायर पे बराबर होता है a माइनस b। ये फॉर्मूला पे भी पढ़ा होगा। तो मैं ये क्या करता हूँ यहाँ पे इस फॉर्मूले को अपने इक्वेशन के थ्रू मैं इसको करता हूँ कन्वर्ट, इस तरह में हो गया कन्वर्ट। ये मतलब ये था ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये वाला फॉर्मूला
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है आपके ए माइनस बी ए प्लस बी। तो मैं इसको अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इसको इस तरह रख लूंगा मैं, और इसको अब मैं इसको मैं बंद कर दूंगा ऐसे लाइक दिस 2x स्क्वायर, और मैं इसको लिख दूंगा 1 माइनस 2 1.2 माइनस x का स्क्वायर। और अब मुझे केसी की वैल्यू गिवन थी 49, शायद डेटा में मैंने मेंशन नहीं की, और ये केसी की वैल्यू मुझे गिवन थी 49, यहाँ पे आएगा 49 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.2 माइनस x का स्क्वायर। और मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सॉरी स्क्वायर रूट ऑन बोथ, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। 49 पे रूट आएगा, 2x स्क्वायर पे रूट आएगा, और 1 माइनस 1.2 माइनस x स्क्वायर पे भी रूट आएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा नीचे, और यहाँ पे 49 तक 7 बाहर आ जाएगा 2x, और ये यहाँ पर 1.2 माइनस x। ओके, अब यहाँ पे डिवाइड होना मान लीजिए पूरी वैल्यू मतलब क्या होगी, 2x आपका बराबर आ जाएगा, डायरेक्ट कर लेता हूँ 8.4 समथिंग आएगा ये 8.4 और माइनस 7x, 7x उधर जाएगा तो 8.4 2x प्लस 7x, ये 8.4 बराबर आएगा आपके 9x, और ये 8.4 डिवाइडेड बाय 9, क्या आपका जवाब आ जाएगा 0.933। ओके, अब मेरे पास आ गई x की वैल्यू। अब ओके, अब इस x की वैल्यू को यूज करते हैं मैं इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, अब मुझे पता है x की वैल्यू आ गई है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, जो कि मेरा बराबर आएगी 1.2 माइनस x के। x मुझे पता है कितना आया मेरा 0.93, माइनस कर दूंगा 0.93 से, तो ये मेरे पास आ गया 0.266। सेम करूंगा आयोडीन के साथ, आयोडीन के लिए भी इक्वेशन सेम ही है, इसको सॉल्व करने की जगह मैं डायरेक्ट 0.266 लिख देता हूं। और अब मेरे पास बच गया हाइड्रोजन आयोडाइड को मेजर कर देता हूं सॉल्व। ओके, हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए मेरे पास गिवन है 2x, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 0.933, तो ये मेरा हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू 1.866। ओके ओके फ्रेंड्स, तो हमारे चारों क्वेश्चंस इस चैप्टर के सॉल्व हो गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस में इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।